हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी सेट का एग्ज़ाम आज 1 मार्च को हो चुका है। इस वीडियो में हम पेपर 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया था और आंसर्स भी देखेंगे क्या आंसर होने चाहिए। वैसे आयोग के आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी और आयोग के आंसर की में काफ़ी सारे आंसर गलत होते ही है ना। 2-4 तो ऐसा रहता है जिस पर हमको ऑब्जेक्शन लगाना ही पड़ेगा। बाकी फिर भी देखते हैं क्या आंसर्स हो सकते हैं आज के जो क्वेश्चंस आए थे उनके। पेपर तो वैसे मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजी ही था। टफ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते पेपर 1 को, इजी पेपर ही आया था। इजी टू मॉडरेट पेपर इसको बोल सकते हैं। 35 से 38 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते थे इस पेपर में। सारी यूनिट्स का देखेंगे किस यूनिट से कितना आया है, कितना वेटेज रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो बी सेट था यहाँ पर मेरे पास। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो कॉम्प्रहेंशन का था, जिसमें एक पैसेज दिया हुआ था, उसके संबंधित 5 क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर आपको देने थे। तो पैसेज देख लो एक बार, ये इंग्लिश का है और हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, तो जिनका पेपर आज था वो आंसर्स मैच कर सकते हैं और जिनका नहीं था और जो अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा ये। तो आप भी देख सकते हैं। तो ये पैसेज था, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉट। उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा था। पैसेज में से छांट के आपको लिखना था, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। वैसे भी आप बता सकते थे, बाकी पैसेज में से देखकर ही लिखना था। पैसेज वाले क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सूरज किस दिशा से उगता है, आपको पता है पूरब दिशा से उगता है, लेकिन अगर पैसेज में लिखा है पश्चिम से उगता है तो आपको पश्चिम में लगा कर आना है। ठीक है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना था। टू अट्रैक्ट यूथ टूवर्ड्स हायर एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी। उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास। पैसेज में ढूंढोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? तो ये सी वाला गलत है। उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, आजीविका प्रदान करना नहीं, ऐसा पैसेज में नहीं लिखा हुआ है। हाउ डज हायर एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बाय नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन, ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। लास्ट की ये जो लाइन्स है ना, इसी में लिखा हुआ था ये। यहाँ पर देखो, मैं बता भी देती हूँ कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनती है। इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह से बाकी सारे भी मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल और मूल्यों की शिक्षा। तो ये पैसेज वाले खत्म हो गए हैं। आपको पता ही, आपकी जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 क्या है? कॉम्प्रहेंशन है, जिसमें एक पैसेज आता है, एक पैराग्राफ आता है, उससे संबंधित 5 प्रश्न आते हैं, उसके आंसर आपको देना है, जो कि हमेशा ही आता है। उससे 5 प्रश्न बिल्कुल बराबर पूछे गए हैं। अब है, द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। छात्रों के जो चेहरे के भाव है संप्रेषण क्रिया के किस तत्व से संबंधित है? मैसेज है, सेंडर है, चैनल है या फिर रिसीवर है? तो सेंडर तो नहीं हो सकता, चैनल भी नहीं हो सकता, चैनल तो माध्यम होता है। रिसीवर भी नहीं हो सकता जिसको मैसेज मिला है। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं? मैसेज। जैसे मैंने गुस्से वाला मुंह बनाया है, तो वो क्या बता रहा है? एक मैसेज दे रहा है कि हाँ मैं गुस्से में हूँ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मैसेज, संदेश। आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से देह भाषा भाव भंगिमा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, काइनेसिक्स या फिर हैप्टिक्स? तो उसको काइनेटिक्स कहा जाता है, काइनेसिक्स कहा जाता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको। या फिर आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते थे तो आपको समझ आ जाता। देह भाषा भाव भंगिमा मतलब बॉडी लैंग्वेज गैर मौखिक होता है, वर्बल नहीं होता है, नॉन वर्बल होता है।
तो गैर मौखिक आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप माना जाता है? कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, नारेबाजी करना, ऊंची आवाज का प्रयोग करना या फिर मोनोलॉग्स बोलना। तो एक इफेक्टिव फॉर्म क्या होगा वर्बल कम्युनिकेशन का? मोनोलॉग्स तो नहीं हो सकता, ऊंची आवाज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, नारेबाजी भी नहीं, स्टोरी टेलिंग, कहानियों के माध्यम से आप कुछ चीज समझाते हो तो बहुत अच्छे से आपकी बात कन्वे हो पाएगी। द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू। सांकेतिक संदेश किसके माध्यम से प्रसारित होता है? सिंबल, मैसेज, चैनल या फिर सेंडर। तो माध्यम बोला है, माध्यम क्या होता है? चैनल। चैनल के माध्यम से आप का मैसेज पहुंचेगा रिसीवर तक, तो चैनल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द टीचर टू मैक्सिमाइज द डैश इन द क्लासरूम। प्रभावी संप्रेषण जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम किस में मदद कर सकता है? टीचिंग आउटकम में, टीचिंग इनपुट में, लर्निंग आउटकम में या फिर टीचिंग लर्निंग आउटकम। तो टीचिंग लर्निंग आउटकम में मदद करता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन किसके हो गए? कम्युनिकेशन के। शुरू के 5, यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन, फिर यूनिट 4 कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन। अब आते हैं मैथ्स के। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 8√15 डिवाइड बाई 2√3? मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछे थे हम, बहुत इजी था ये। 8√15 अपॉन में 2√3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 बार जाएगा 4 टाइम्स में, तो 4√5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4√5। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज गिवन है, इसमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये भी इजी था, इसमें बन रहा है n³ माइनस एन, n³ माइनस एन करते जाना है। जैसे 1 का क्यूब -1 करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा 0। 2 का क्यूब -2 करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर 3³ -3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4³ -4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 5³ -5 करेंगे तो 120 आ जाएगा। और लास्ट में 6³ -6 करेंगे, 6 का क्यूब 216, 216 में से 6 को माइनस करेंगे तो 210, तो x की जगह क्या आएगा? 210। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ लोगों का गलत हो सकता है, हाँ ठीक है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस करी होगी, जिसको सीरीज के क्वेश्चन आते होंगे, उनका तो बन गया होगा आराम से, काफ़ी इजी था। अ बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक किताब को 27.50 रुपये में बेचा जाता है, 10% लाभ प्राप्त होता है। अगर इसे 25.75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? ये भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि किताब का कॉस्ट प्राइस कितना था। कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लेंगे? तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 110। ठीक है, क्योंकि लाभ 10% हो रहा है, हमने 100 माना, तो 100 में 10% का लाभ कितना हो गया? 110। एसपी कितना है? 27.50। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750 ही हो जाएगा अपॉन में 110। इसको काट देंगे तो 11×22, 11×5 = 25। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25 रुपये। अब 25 रुपये का हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपये। अब कितने पर बेचना है? 25.75, मतलब 0.75 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो 0.75 का प्रॉफिट हो गया कितने पर? 25 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100। ये पॉइंट हटाया, 20 से 20 कट, 25 दिया 75। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3%। दो लड़के ए और बी एक ही समय पर दिल्ली से मेरठ की यात्रा पर निकलते हैं। दूरी 60 किलोमीटर की है। दिल्ली से मेरठ की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। ए बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा करता है। बी मेरठ पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौटता है, जो 12 किलोमीटर दूर ए से मिलता है, तो ए की गति क्या होगी? देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये दिल्ली से मेरठ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर का है। ठीक है,
अब बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो बी 60 किलोमीटर गया, फिर वापस लौटा और 12 किलोमीटर दूर उससे मिला, तो 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 72 किलोमीटर। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए अभी पहुंचा भी नहीं है और 12 किलोमीटर इधर से वो मिल गया है, तो 60 में से 12 गया तो 48, अभी 48 किलोमीटर ही पहुंचा है ए। तो ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 48 किलोमीटर। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। बी की स्पीड अपॉन में ए की स्पीड इज इक्वल्स टू बी की डिस्टेंस अपॉन में ए के डिस्टेंस। बी की स्पीड कितनी थी, अच्छा ये तो हमको रेशो निकालना है ना, नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, और टाइम दोनों का सेम है, सेम टाइम पर दोनों ने यात्रा शुरू की है। हाँ ठीक है। अब बी का डिस्टेंस कितना है, 72 अपॉन में ए का कितना है, 48। दोनों को काट दो, कैसे कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 2 3 6, 2 2 4, 3/2। तो बी की स्पीड कितनी हो गई, 3 यूनिट, वहीं पर ए की स्पीड कितनी है, 2 यूनिट है। अब यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो ए की स्पीड है वो बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो यहाँ दोनों में एक का अंतर आ रहा है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की स्पीड कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना 4, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड आ जाएगी। ए की स्पीड कितनी आ गई, ए की गति हमको निकालनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है ये वाला, ठीक है, कि गलत हुआ हो, बाकी जिसका मैथ्स अच्छा है उसका सही हो भी गया होगा। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि गलत हो सकते हैं मैथ्स के। यदि राजू को इस तरह से कोड किया जाता है, जंक को इस तरह से कोड किया जाता है, तो रैंक क्या होगा, तो आर 11 है तो 11 हो जाएगा, ए 12 है तो 12 हो जाएगा, फिर जे और 13 है, और एन कितना है, 10, और के 9। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 12 10 और 9। डायरेक्ट ही था, इसमें तो कुछ भी वैल्यू या लेटर की पोजीशन कुछ लिखनी ही नहीं थी। रिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ, एक निगमनात्मक युक्ति उचित है यदि और केवल यदि। तो ये भी इजी था, अगर प्रीमाइसेस ट्रू होते हैं, अगर दोनों प्रीमाइसेस सही है तो 100% निश्चित है कि जो कंक्लूजन है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइसेस गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। अगर प्रीमाइसेस सही है तो 100% कंक्लूजन भी सही होगा। Which of the following mood and figure of the categorical syllogism is represented by the Venn diagram? तो एक वेन डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसमें बन नहीं पाया है, वो इस तरह का कुछ था वो, ठीक है, और इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। Which of the following uses of language refers to the directive function? भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्य को संदर्भित करता है? तो आप किसी को निर्देश दे रहे हो, ठीक है, निर्देश देना, देखो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, आई फील हैप्पी टुडे, मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ, या फिर सम डॉग्स आर फ्रेंडली, कुछ कुत्ते मिलनसार होते हैं। इसमें डायरेक्टिव कौन सा लग रहा है आपको, जिसमें आप डायरेक्ट कर रहे हो, निर्देश दे रहे हो? खिड़की बंद कर दो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोज द विंडो। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, कुछ भी ऑर्डर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अनुमान प्रमाण? जो अलग अलग 6 टाइप के प्रमाणाज होते हैं उसमें जो अनुमान होता है वो उसमें कौन सा कंपोनेंट जरूरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है? हेतु रीजन, प्रत्यक्ष परसेप्शन, पक्ष सब्जेक्ट, या फिर व्याप्ति यूनिवर्सल रिलेशन। तो प्रत्यक्ष नहीं होता है इसमें, क्योंकि जैसे धुआं निकल रहा है तो आप क्या अनुमान लगा लेते हो कि आग लगी होगी, तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है कि आग लगी है या नहीं लगी है, आपने धुआं निकलते देखा है, उसके हिसाब से आपने अनुमान लगा लिया है कि
आग लगी होगी। तो प्रत्यक्ष नहीं देखा है आपने, तो प्रत्यक्ष इसमें नहीं होता है। देवदत्त जो जीवित है वो घर में नहीं है, उसके घर में न होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वो घर के बाहर कहीं है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है? अनुपलब्धि, अनुमान, अर्थपत्ति या फिर उपमान। वही 6 प्रमाणास जो होते हैं। जब किसी चीज या किसी इंसान के एब्सेंस की बात होती है ना, वहां पर होती है अनुपलब्धि, है ना, उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What describe the difference between a population and a sample? तो यहाँ पर देखो, ये आपके 5 उधर मैथ्स के हो गए थे, फिर ये आपके हो गए लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। इसमें प्रमाणास वगैरह में थोड़ी सी गलती हो सकती है। What describe the difference between a population and a sample? कौन सा समष्टि और प्रतिदर्श के बीच अंतर परिभाषित करता है? अ सैंपल इज अ एंटायर डेटा सेट। जो सैंपल होता है पूरा डेटा सेट होता है। कि आपने दाल बनाई है और 1 चम्मच टेस्ट करी है, तो क्या वो पूरी दाल हो जाएगी? नहीं। अ पॉपुलेशन इज सेम एज सैंपल। जो पॉपुलेशन होती है वो सैंपल दोनों सेम होता है। द पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ सैंपल। जो पॉपुलेशन होती है वो सैंपल का सबसेट होती है, या फिर अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, या फिर जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। कि आपने 1 चम्मच टेस्ट करी और उसको पूरी पॉपुलेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो कि हाँ पूरी दाल आपकी सही बनी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जो सैंपल होता है वो सबसेट होता है पूरी पॉपुलेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन? कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियां है? तो क्लास इंटरवल में डेटा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉमिनल मेजरमेंट कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जो नॉमिनल मेजरमेंट होते हैं उसमें आप नॉर्मली आप ग्रुप वगैरह में डिवाइड कर देते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर एज अ मेल एंड फीमेल। लिंग वर्गीकरण जैसे पुरुष और महिला को अलग करना, डिवाइड करना। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन एक्सिस। y का x पर प्रतिपगमन समीकरण रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स। ये तो व्युत्क्रम वाला हो गया। a माइनस बी एक्स नेगेटिव में तो नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। बाकी डी वाला तो नहीं होगा, इस टाइप का कोई इक्वेशन नहीं होता है। परिकल्पना के परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि क्या दर्शाती है? व्हाट डज टाइप 1 एरर इंडिकेट इन टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस? ये सब मैंने पढ़ाया था आपको, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होती है। तो टाइप 1 एरर वो होती है जब हम नल हाइपोथेसिस को गलती से रिजेक्ट कर देते हैं और हमारी एक्चुअल हाइपोथेसिस है वो सिलेक्ट हो जाती है गलती से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, हमने गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया व्हेन इट इज ट्रू, जबकि वो सही थी। वाईफाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाईफाई किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क, तो इंटरनेट है ना, पूरे शहरों के बीच में तो काम करेगा नहीं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर के बीच में भी वो काम नहीं करेगा। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, हाँ तो एक बिल्डिंग के भीतर जरूर काम करता है वाईफाई, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When a file is transferred from a server to computer, सर्वर से जब कंप्यूटर पर फाइल आती है तो हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। सर्वर पर फाइल रहती है, उसको हम अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में लाना है तो क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डाउनलोडिंग अ फाइल। द विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम यूज फॉर क्लोजिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम इज। अनुत्तरदायी प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम कौन सा है? टास्क मैनेजर। इन एम एस वर्ड और टेम्पलेट, एम एस वर्ड में एक टेम्पलेट क्या होता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोवाइड अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है। बोलते हैं ना इस टाइप का टेम्पलेट है, किस तरह का टेम्पलेट है, मोबाइल वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। अ वर्म इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट, वर्म क्या होता है? तो रेप्लिकेट भी करता है, दोहराता भी है खुद को। मालवेयर भी होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। और फाइल में या डिस्क पर किसी विशेष स्थान पर स्वयं की छवि बनाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आईसीटी के क्वेश्चन थे 5। ये भी इजी थे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे थे कि आप ज़्यादा कितना ही पढ़ लेते आईसीटी तो नहीं बनता। कॉमन सेंस से भी आप इनके आंसर दे सकते थे, या फिर आपने दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करी होगी, वहाँ पर आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा तो भी आराम से बन जाता।
अमंग द फॉलोइंग फ्यूल ऑफ एनर्जी, अब पीपल, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं। विच इज़ द मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे पर्यावरण अनुकूल है? बायोगैस, सीएनजी, हाइड्रोजन या फिर इथेनॉल? तो हाइड्रोजन इसका आंसर होगा। व्हाट वाज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी ना पूछकर इन्होंने एमडीजी पूछ लिया। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या था? 2015। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो क्वेश्चन आया था, ए के सामने कुछ और लिखा था, जैसे पॉर्जोलाइजेशन के सामने ये एक लिखा था, लेटरलाइजेशन के सामने ये लिखा था दूसरा, और सेलिनाइजेशन के सामने ये लिखा था। अब सही कौन सा होगा? तो पॉर्जोलाइजेशन का यही सही आंसर होगा, कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। लेटरलाइजेशन का वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और सेलिनाइजेशन का इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स। द साइक्लोन हुदहुद हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट, चक्रवात जो हुदहुद आया था किस राज्य के तट से टकराया था? तो अगर ये आपको नहीं भी पता हो तो भी आप सही गैस कर सकते थे, क्योंकि देखो इसमें जो एक ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, वो इस साइड है, बे ऑफ बंगाल की साइड, और बाकी जो कर्नाटका है, केरला है और गुजरात है, ये सब पश्चिमी घाट की तरफ है, वेस्टर्न घाट की तरफ है, अरेबियन सी की तरफ है। और ये किस में आया था? बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल का एक ही स्टेट दिया है, तो कंफ्यूज नहीं भी होते आप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड किसका हिस्सा है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज पास्ड इन 1904, रेले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। या फिर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होता ना, तो भी आपके इसमें यूनिट कौन सी है? हायर एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन से आया था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में इसका आंसर आएगा। और कुछ कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट्री एक्ट तो नहीं होगा 1904 में, पोस्टल सर्विस एक्ट, पुलिस सर्विस एक्ट भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डिस्कवर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, किसको वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्था। तो ये तो नहीं पता था, तो मैंने भी सर्च किया, तो यही बता रहा था, शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्था। अब देखते हैं वो क्या आंसर देते हैं आयोग वाले। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो बहुत ही इजी था, 1973 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो एनएमसी है, किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो 25 सितंबर 2020। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन शायद आपके कुछ गलत हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टू एस्टेब्लिश अ स्कूल ग्रांट कमीशन फॉर अलोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रांट टू स्कूल इन इंडिया। इस टाइप का कोई कमीशन बनाने की बात नहीं हुई थी, हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की जरूर बात हुई थी यूजीसी के स्थान पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, कौन से अध्यापन स्तर के लिए कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? तो तीनों लेवल समझाए थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसका आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, चिंतनशील स्तर, क्योंकि वातावरण खुला होगा, आप इंडिपेंडेंट होगे, तभी आप कुछ सोच पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो सारे कीवर्ड्स वगैरह सिखाए थे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग नहीं होती थी उस टाइम पर, टीचर सेंटर्ड लर्निंग, हाँ टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती थी, शिक्षक ने जो सिखा दिया बच्चे ने वो सीख लिया। टेक्नोलॉजी नहीं थी ट्रेडिशनल में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी नहीं होती थी। तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज ऑफ और कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। पियाजे के भौतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं। जो पुराना उसने सीखा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, आत्मसात करना, लाइक पुराने ज्ञान को आत्मसात करना, एसिमिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर देते हैं, मुझे लगता है कि इसका ए और बी भी आंसर दे सकते हैं।
व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन? निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंडक्टिंग ऑब्जेक्टिव, टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये तो नहीं होगा। मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना नहीं। सेमेस्टर सिस्टम भी नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिखाया था, जो कोर्स के दौरान होता है इवैल्यूएशन, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम को प्रस्थापित करता है? तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को। चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा गलत है? व्हेन वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम इज अवेलेबल, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाता है, तो ये तो सही है। व्हेन देयर इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ सोशल सिचुएशन, इवेंट, स्ट्रक्चर और सिस्टम, उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऐसी रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है, वर्णनात्मक मतलब शोध। When there is application of statistical analysis and the measurement of calculate things, quantitative, हाँ calculate करना, मापना तो quantitative में ही आता है। When there is a detailed study of social program or event occurring in extended period of time, longitudinal research, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो गलत है। असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है? पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च मीन्स द स्टडी ऑफ सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रिलीजियस प्रिंसिपल। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। इट इज़ बिलीव दैट ऑगस्ट कॉम्टे प्रोपाउंडेड पॉजिटिविज्म इन सोशल रिसर्च, ये तो बिल्कुल सही है। ऑगस्ट कॉम्टे ने ही दिया था, और मैंने आपको जो मैराथन करवाया था 1 घंटे का, उसमें बताया था, उसमें से डायरेक्ट आप जाके देखना हो, मैराथन से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ये मैंने लिखा था उसमें, पॉजिटिविज्म किसने प्रोपाउंड किया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने। और यही किसी का अगर पेपर 2 हिस्ट्री रहा होगा, तो हिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन ये पूछा था कि जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद, वो किसने दिया था? ऑगस्ट कॉम्टे, तो उसका वो भी सही हो गया होगा। द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी हाईली क्रिटिसाइज पॉजिटिविज्म, तो ये सही है। Some theories like symbolic interactionism, phenomenology, ethnomethodology was developed beyond positivist theory, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट, किससे रिलेटेड है? तो रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही ईजी था ये तो। विच अमंग द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस ड्यूरिंग रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग? जब आप की रिसर्च के आप लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करते हो, तो उस टाइम कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, वो बताना है। तो ये बहुत इजी था। देखो, फोर्थ क्या है? चैलेंज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्चर जो है, उसकी आइडेंटिटी हाइड क्यों करनी है? उसकी आइडेंटिटी आई थिंक हाइड नहीं होती है, तो चौथा तो नहीं आएगा, तो जिसमें 4 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च। आप वो जाकर देख सकते हो मैराथन, उसमें सारे मैंने बताए थे कि कौन सा पहले आता है ना, क्या स्टेप्स होगी रिसर्च की। और मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं हमेशा, और वो पूछ लिया है। तो देखो, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन 6 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? लिटरेचर का रिव्यू करोगे, तो 4th आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 7th पर हाइपोथेसिस बनाओगे, परिकल्पना का निर्माण करोगे, फिर चरों का चयन करोगे, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फिर सैंपल डिटर्मिनेशन करोगे, एंड देन डेटा कलेक्शन करोगे, फिर डेटा एनालिसिस करोगे, और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग होगी। तो ये 50 क्वेश्चन थे, है ना? देखा ना, बहुत ईजी थे। कुछ मतलब 35 से 38 क्वेश्चन तो आपके आराम से सही हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल थे वो नहीं बनते, मैथ्स के कुछ शायद नहीं बनते किसी से, बाकी जिनकी मैथ्स अच्छी होगी उनके लिए तो मैथ्स के भी बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। तो ये देखा हमने, डीआई नहीं पूछा था इन्होंने, है ना? डीआई का टेबल या चार्ट वगैरह, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो मैथ्स वालों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया ये कि उससे क्वेश्चंस नहीं आए। बाकी तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। कट ऑफ देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जाएगा। बाकी पेपर 1 तो बहुत सही आया था, बहुत सही आया था। मतलब 35-38, इससे ऊपर आराम से बच्चों के नंबर आ जाएंगे, 40 तक भी पहुंच जाएंगे, 40-42 नंबर पे आ जाएंगे।
और 35 से कम है आपके तो थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है ना, क्योंकि पेपर तो काफ़ी अच्छा आया, तो बहुत सही पेपर था। आप लोगों का पेपर 1 में क्या स्कोर रहा वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके बाद हम पेपर 2 हिस्ट्री का मैं आपको एग्जाम एनालिसिस, पेपर एनालिसिस करवा दूंगी कि हिस्ट्री का पेपर कैसा आया था, उसके आंसर्स भी बता दूंगी क्या सही आंसर होने चाहिए। हिस्ट्री का पेपर वैसे थोड़ा सा टफ आया था, टफ क्या बोल सकते हैं, फैक्चुअल पेपर था, जिसको आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता। कुछ भी लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे दिमाग लगाने के लिए कि आपको सोचना पड़े। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, आपको आता है उसके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो तुक्का तो लगा ही सकते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम अभी जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी करेंगे, ग्रुप 4 की तैयारी करेंगे, एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।